सिक्वेंशियल रिएक्शन 5 के डिस्कशन में चलते हैं हम लोग। सो बेसिकली क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, सेम क्वेश्चन को नीचे कॉपी कर लिया मैंने। नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन के साथ एच न्यू ब्रोमिनेशन का केस है, बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसका। तो जब हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे सो इसमें 2 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन का अटैचमेंट होगा जहाँ से मेजर प्रोडक्ट आएगा। मेजर माइनर प्रोडक्ट का अलग से भी हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ टॉपिक्स में, या किसी पार्टिकुलर सिक्वेंशियल रिएक्शन में भी हम लोग रिएजेंट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं केवल। तो पहले ब्रोमिनेशन होगा और इसमें एक पार्ट दे रखा ए मॉलिक्यूल से Z बन रहा है बेसिकली। सो ए से अगर हम लोग Z की बात कर रहे हैं तो ब्रोमीन और NaI एसीटोन बेसिकली फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। सबसे शुरुआत में ही मैंने डिस्कशन किया था। फिंकलस्टाइन रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। बेसिकली ब्रोमीन के जगह पे आयोडीन अटैच हो जाएगा। सो Z मॉलिक्यूल में जहाँ पे ब्रोमीन है वहीं पे हम लोग आयोडीन डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने दिया है क्योंकि यहाँ भी NaI एसीटोन है और यहाँ भी NaI एसीटोन है। दोनों जगह अगर NaI एसीटोन है तो इसका पर्पस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोबारा रिएजेंट देने का तो कोई सेंस है नहीं। हम लोग करते हैं इस चीज के डिस्कशन पे आता है। सो बेसिकली ऐसा कुछ मेंशन किया है कि ए वाले मॉलिक्यूल से बी बन रहा। सो इस ए स्ट्रक्चर में हम लोग जब फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे क्लोरीन के साथ HNO या सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर से क्लोरीनेशन होगा और क्लोरीनेशन के टाइम पे इस बार एक तरफ तो ब्रोमीन था, दूसरे 2 डिग्री वाले पार्ट पे हम लोग क्लोरीन डाल सकते हैं ताकि हम लोग का स्टेबल स्ट्रक्चर निकल के आए। सो बगल वाले कार्बन पे एक जगह क्लोरीन एक जगह ब्रोमीन अटैच हो गया। अब अगर हम लोग NaI एसीटोन यूज करते हैं सो दिस विल नॉट बी हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये डी हैलोजनेशन रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन। तो जब हम लोग विसिनल डाई हैलाइड के साथ NaI एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो E2 एलिमिनेशन के साथ लोगों का डी हैलोजनेशन होता है। डी हैलोजनेशन का मतलब दोनों हैलोजन ग्रुप्स जो है ये दोनों के दोनों हटेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। सो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि डीहैलोजिनेशन रिएक्शन आप लोगों को आता है ये स्ट्रक्चर। सो एक कार्बन से क्लोरीन हटेगा, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन हटेगा और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बेसिकली ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम लोग HBr के साथ इस रिएक्शन को लेके चल रहे हैं। जब HBr के साथ हम लोग इस अल्कीन का रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोकटायन के थ्रू रिएक्शन होगा, किसी एक पे H+ का एडिशन होगा और एक पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो हम लोगों के स्ट्रक्चर में हम लोग को रीअरेंजमेंट चेक करना है, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कार्बोकटायन, सो यहीं पे ब्रोमीन को ऐड करके हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों के डी के स्ट्रक्चर में हम लोग आराम से पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे ब्रोमीन डाल सकते हैं। बट इसमें एक और पार्ट है, X नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट बनाना है। एक कायरल सेंटर दिख रहा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 2⁻⁴, मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक R कन्फिग्रेशन में होगा और एक S कन्फिग्रेशन में होगा। बेसिकली इस मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल सेंटर है तो उस पर R या फिर S कन्फिग्रेशन हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों आपस में इनैंशोमर्स होंगे। और अगर इनैंशोमर्स होंगे इसका मतलब हम लोग रेसिमिक मिक्सचर की बात कर सकते हैं। सो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके नंबर तो 2 है, मतलब X विल बी इक्वल टू 2, लेकिन प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन क्या है? सो प्रोडक्ट्स आर इनैंशोमर, पहला पार्ट, और अगर इनैंशोमर बन रहा है मतलब लोग रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं डी से आगे के प्रोडक्ट पे। सो बेसिकली डी वाले पार्ट में हम लोगों ने ये कंपाउंड ले रखा था, दिस इज डी, और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं AgF के साथ H2O। फिर से हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। सो मैंने हैलोजन एक्सचेंज मेथड के तीनों केसेस डिस्कस किए थे। एक NaI एसीटोन जिसमें आयोडीनेशन होगा, एक HgF2 या फिर AgF के साथ H2O, इसको हम लोग स्वार्ज रिएक्शन बोलते हैं, और इस स्वार्ज रिएक्शन वाले पार्ट में फ्लोरिनेशन होगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग का डिस्कशन का पार्ट था कि NaI एसीटोन डी हैलोजिनेशन भी करा सकता है। सो जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे SN1 के जैसा रिएक्शन होगा और आराम से हम लोग ब्रोमीन के जगह पे प्रोडक्ट फ्लोरीन ला सकते हैं, ये हम लोगों का कंपाउंड ई बन जाएगा। फिर अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग, इस केस को आपको याद रखना है। बेसिकली थोड़ा सा याद रखने लायक चीज़ है, मोस्टली बहुत सारे लोग इसमें गलती कर रखे होंगे। तो जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन या फिर सज्जे प्रोडक्ट बनता है। मतलब अगर हम लोग कोई भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराए, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है,
इसका रिएक्शन अगर अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट में 2 डबल बॉन्ड बन सकता है। इसमें पहला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दूसरा पार्ट लेस स्टेबल है, इसका मतलब माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें जो पहला मेजर प्रोडक्ट बना दिस इज कॉल्ड एज सेजेफ्स अल्कीन या फिर सेजेफ्स प्रोडक्ट, और जो दूसरा पार्ट है दिस विल बी कॉल्ड एज हॉफमैन्स अल्कीन या फिर हॉफमैन्स प्रोडक्ट। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट आता है, जिसमें एक केस तो ये है लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, फ्लोरीन या फिर NR3+ या फिर SR2+, अगर ये 3 लिविंग ग्रुप्स हैं, सो इन 3 लिविंग ग्रुप्स के केस में हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। किसी को अगर इससे एसोसिएटेड मैकेनिज्म नहीं पता तो मेरा सजेशन है इसको थोड़ा एक बार रीड करके देख लो, क्योंकि मतलब ये ऐसा पार्ट है जो हम लोग को एज अ मैकेनिज्म ओरिएंटेड पार्ट में भी आना चाहिए। नॉर्मली इस तरह के केसेस के बहुत ही स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे बात करते हैं, बेसिकली हम लोग ऐसा सोच के चलते हैं या फिर ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, माइनर प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, और मेजर प्रोडक्ट अगर आ भी रहा है तो यहीं से क्यों निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ों का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। सो पहला चीज़ हम लोग केवल प्रोडक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा हॉफमैन प्रोडक्ट का केस है ये हम लोग को मालूम रखना है कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। सो अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड 2 बीटा कार्बन है, इन दोनों बीटा कार्बन पे माइनस चार्ज बना के देखेंगे कि ज़्यादा स्टेबल माइनस चार्ज कहाँ पे है। सो यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन पे माइनस चार्ज है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट का केस नहीं है। सो यहाँ से H हटेगा, फ्लोरीन हटेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोगों के प्रोडक्ट में अल्कीन तो बनेगा लेकिन लेस स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो जिनको हॉफमैन एलिमिनेशन का केस नहीं याद है वो थोड़ा इस केस को याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग B2H6 के साथ THF और सेकेंड स्टेप में H2O2 के साथ OH- लेके चल रहे हैं। सो दिस विल बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये नाम आपको मोस्ट प्रोबेबली याद होना चाहिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में भी यूज करते हैं हम लोग B2H6 के साथ हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है क्योंकि सेकंड स्टेप पे हम लोग H2O2 के साथ OH- ले रहे हैं। बेसिकली अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से, और ऐसा रूल याद नहीं रखना है बट इस तरीके से याद रखो कि जो हम लोग का अल्कीन है, इस अल्कीन में ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा। तो अंदर वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इस पे अल्कोहल नहीं लगाएंगे हम लोग, बाहर वाले कार्बन पे या लेस स्टेबल कार्बोकेटायन वाले साइड में OH ग्रुप लगाएंगे। सो प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट के हिसाब से बाहर वाले पे OH डाल के प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो इस रिएक्शन को तो याद रखना है, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी अल्कोहल बनता है लेकिन क्लास ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से, यहाँ पे भी होता है लेकिन लेस स्टेबल कार्बोकेटायन या फिर एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो यहाँ से जो G वाला ऑप्शन है ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद H की बात करते हैं। सो H में PCC दे रखा, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर के जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा। सो जो OH ग्रुप है इस OH को हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस विल बी H। अब आगे चलते हैं हम लोग। सो इसके आगे हम लोग के पास K2Cr2O7 के साथ H+ दे रखा। तो ये मैंने डिस्कशन किया है 2-3 बार। बेसिकली KMnO4 के साथ H+ या K2Cr2O7 के साथ H+, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस है, और इन सब में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा के हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तक का अगर फॉर्मेशन करा सकते हैं तो बनेगा। तो यहाँ पे KMnO4 तो मैंने सिक्वेंशियल रिएक्शन में कंटिन्यूसली यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे K2Cr2O7। तो अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, H को हम लोग OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट में द I स्ट्रक्चर विल बी ऐसा 4 का कार्बन चेन, इसमें जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था इसके साथ साथ OH बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग AgOH के साथ या फिर मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बेस है AgOH, मॉइस्ट Ag2O भी बेस होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस मतलब एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग। जब एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो जहाँ पे O- के साथ नॉर्मली Na+ आता है वहाँ पे यहाँ पे सिल्वर डाल सकते हैं हम लोग, OAg का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर Br2 के साथ CCl4n हीटिंग कर रहे हैं। ये रिएक्शन मेरे हिसाब से आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में पढ़ा करते हैं। हंस-डिकर रिएक्शन, बेसिकली हंस-डिकर रिएक्शन में अगर हम लोग
कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन X2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हम लोग सेकेंड स्टेप में हीटिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट में RX का फॉर्मेशन होता है। RX के अलावा CO2 का फॉर्मेशन होता है, AgX का फॉर्मेशन होता है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। एक AgX का फॉर्मेशन होता है, दूसरा CO2 का फॉर्मेशन होता है, बट ओवरऑल अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। सो प्रोडक्ट इजी है, यहाँ से सीधा इस पार्ट को हटा लो और इसके जगह पे एक हेलोजन को अटैच कर लो, ये हम लोग बना सकते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, इसको अगर हम लोग ऐसा सोचे C3H7 और इसके साथ COOAg, इसमें से COOAg पूरा हटेगा, यहाँ पे हम लोग हेलोजन अटैच कर सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोग का 3 का कार्बन चेन है C3H7, उसके साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट में ब्रोमीन डाल सकते हैं, ये हम लोग के कंपाउंड K का फॉर्मेशन हो गया। फिर हम लोग मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन 1 में भी मैंने मेंशन किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। कार्बन चेन C3H7 और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम प्लेस कर देंगे, दिस विल बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR से इसको डिनोट करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3COCl के साथ। इसमें एक छोटा सा केस है जो मैंने जानबूझ के डाला है यहाँ पे। CH3COCl के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा कि 2 मोल रिएक्शन करेगा ये नहीं पता। ओवरऑल अगर एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट ऐड होता है RMGX, तो जब 1 मोल ऐड होगा तो एक लिविंग ग्रुप हटेगा, तो फिर प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड R' मतलब कीटोन बनेगा। इसका मतलब और फर्दर एडिशन करा सकते हैं हम लोग, तो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है। तो अभी नहीं पता कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बेसिकली हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें इसमें। अगर एक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। C3H7 माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Cl को हटाएगा और प्रोडक्ट आसान है फिर। बट जब दूसरा मोल ऐड होगा तो फिर हम लोग का अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे डिसाइड करें कि अल्कोहल बन रहा है, फिर हम लोग का कीटोन बन रहा है। फिर इसके लिए हम लोग आगे चल सकते हैं। NH2OH के साथ डेल्टा अमोनिया डेरिवेटिव का पार्ट है, ये हम लोगों ने सीक्वेंशियल रिएक्शन शायद 2 या 3 में डिस्कस किया था, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड से अमोनिया डेरिवेटिव के सारे रिएक्शंस डिस्कस किए थे हम लोगों ने। NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ही हो सकता है, C डबल बॉन्ड O के साथ। इसका ऑब्वियस सा बात सेंस है कि अगर हम लोग इसमें रिएक्शन कराना चाहते हो तो M मस्ट बी अ कीटोन या मस्ट बी अ एल्डिहाइड, अल्कोहल नहीं हो सकता। इसका एक इन्फ्रेंस ये है कि एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा होगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3COCl के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में C3H7 ऐड करेगा और कीटोन का फॉर्मेशन कराएगा। ये हम लोग का एक बेसिक पार्ट था जो हम लोग को सीखना था यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग आगे फर्दर रिएक्शंस पे चलते हैं। हम लोग के फर्दर रिएक्शंस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग NH2OH के साथ कराए, N बना प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन का डिस्कशन करेंगे, फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन, सिंपली H2O हटाओ और प्रोडक्ट बना लो। C डबल बॉन्ड N बनेगा, N के साथ OH, कार्बन चेन जैसा था वैसे वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस रिएक्टेंट में कार्बन पे एक तरफ CH3 और एक तरफ C3H7 है, तो एक तरफ CH3 रख सकते हैं, एक तरफ C3H7 रख सकते हैं, वही अपने प्रोडक्ट में भी दिखने वाला है। N तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट है, हम लोग सीधा N ऑप्शन में ऐसा कर लेते हैं, CH3 इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक इस पे C3H7 है, इसके साथ हम लोग का OH ग्रुप आ रखा है, मतलब ऑक्साइम का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट की जो N ऑक्साइम है, इसमें पूछा है W नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। पहला चीज, पूरे कंपाउंड में कायरल सेंटर तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये डबल बॉन्ड। इसके अलावा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कर सकता है, मतलब लोन पेयर है और OH ग्रुप है, दूसरे वाले कार्बन पे CH3 एंड CH3H7 दे रखा। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग इसमें चाहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस को ले सकते हैं।
जनरली सिस ट्रांस यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सिन एंटी यूज करना चाहिए, बस हम लोग सिस ट्रांस के टर्म में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इसमें सिस ट्रांस मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर आएंगे, तो W तो 2 निकल के आ गया, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, W विल बी इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं N से O के पार्ट पे। तो इसमें ऐसा कुछ बोला है, H प्लस ऑन रिएक्शन विथ मेजर स्टीरियो आइसोमर ऑफ N। सो N में सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, जिसका रिएक्शन H प्लस के साथ कराना है। और एक और चीज है, N में जो मेजर स्टीरियो आइसोमर, बेसिकली सिस और ट्रांस 2 स्टीरियो आइसोमर है, उसमें जो मेजर स्टीरियो आइसोमर होगा उसका रिएक्शन H प्लस के साथ कराना है। तो पहले तो ये कर लेते हैं हम लोग डिस्कशन कि ऑक्साइम का रिएक्शन H प्लस के साथ अगर करेंगे तो होता क्या है। तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग H प्लस के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड एज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। और जहां भी नेम्ड रिएक्शन है, हम लोग के नेम्ड रिएक्शंस याद रखना है, दिस इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम लोगों के पास जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप को कार्बन पे माइग्रेट कर लो, एंड दूसरा कार्बन के ऊपर जो 2 कार्बन चेन है, जो ग्रुप OH के एंटी पे होगा, इस एंटी वाले ग्रुप को नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर लेना। अब उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो R के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक R2 ग्रुप है, और कार्बन के ऊपर OH आ गया, और यहाँ पे अल्कीन के ऊपर OH ग्रुप है, मतलब अब लोग इनॉल ग्रुप की बात कर सकते हैं। इसको टॉटमराइज करके हम लोग आराम से कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो R के साथ C डबल बॉन्ड O NH, इसके साथ R बेसिकली अमाइड का फॉर्मेशन होगा। सो OH के एंटी वाले ग्रुप को ही हम लोग नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेंगे, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। दिस इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शन का पार्ट है। सो पहले तो मेजर स्टीरियो आइसोमर कौन सा होगा, सो CH3 और C3H7 में C3H7 बल्कियर ग्रुप है, OH इसके अपोजिट में ही जाना चाहिए, मतलब मेजर प्रोडक्ट अगर हम लोग सोच के चले, सो हम लोग का OH विल बी एंटी विथ रिस्पेक्ट टू C3H7। अब अगर हम लोग यहाँ से माइग्रेशन करेंगे, तो OH के अपोजिट वाले कार्बन का ही चेन का माइग्रेशन होगा, और कार्बन पे फिर हम लोग अमाइड बना सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ C, इसके साथ अमाइड के लिए डबल बॉन्ड O, इसके साथ NH, उसके ऊपर C3H7 बनाया जा सकता है। ये हम लोग कंपाउंड O का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा केस था O। ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का केस हम लोगों ने पहली बार नेम रिएक्शन को इंक्लूड किया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले रिएजेंट पे। सो इस कंपाउंड का रिएक्शन फिर हम लोग H3O+ के साथ करा रहे हैं। अगर हम लोग H3O+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इस कंपाउंड का। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो हाइड्रोलिसिस पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर से मैं एक बार साइड में डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर कभी भी अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, तो सिंपल सा केस है, जिसमें H3O+ डालो, हाइड्रोलिसिस करते वक्त कार्बन के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर H अटैच करो, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करो, और कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच करो। सो यहाँ से RC डबल बॉन्ड O OH प्लस साथ ही साथ NH3 बन जाएगा। बट अगर मान लो यहाँ पे NH3 की जगह NHR होता, सो बॉन्ड ब्रेक करते, और यहाँ से प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ NH2 का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और दूसरा अमाइन का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। सो अगर हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग को हाइड्रोलिसिस करते वक्त सिंपल सी चीजें मिलेंगी। नाइट्रोजन के ऊपर H का एडिशन हुआ, बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन पे OH ग्रुप का एडिशन करा दिया। सो अपने प्रोडक्ट में हम लोग 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक तो एसिटिक एसिड, और दूसरे तरफ से C3H7 एंड NH2, मतलब अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा। सो अपने पास 2 प्रोडक्ट है, एक तो R के साथ C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा C3H7, बेसिकली 3 का कार्बन चेन है, इसके ऊपर NH2। अब इसमें एक छोटा सा डिस्कशन और है, बेसिकली 2 प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें लिखा हुआ है P+Q। ठीक है, 2 प्रोडक्ट तो बन गया। अब सवाल यह है कि P कौन सा है और Q कौन सा है। सो एक तरफ दिया है गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला करते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमाइन के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री अमाइन है, ये दिख रहा है, अमाइन बेसिकली एक ही जगह पे है, तो यही 1 डिग्री अमाइन होगा, दिस विल बी P। दूसरे तरफ Q में बोला है गिव्स पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसको हम लोग इफरवेसेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इफरवेसेंस टेस्ट बोल दो या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोल दो,
दोनों सेम ही चीज है। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग H2CO3 के साथ कराते हैं, सॉरी NaHCO3 के साथ कराते हैं, COH का रिएक्शन अगर हम लोग NaHCO3 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट में R के साथ COO माइनस बनेगा और H2CO3 बनेगा। ये जो H2CO3 है ये CO2 गैस को लिबरेट करेगा। सो CO2 जब बाहर निकलेगा तो उस साउंड को हम लोग इफरवेसेंस बोला करते हैं, इसलिए इसको इफरवेसेंस टेस्ट या फिर बाइकार्बोनेट टेस्ट बोल सकते हैं। बाइकार्बोनेट टेस्ट तो बेसिकली NaHCO3 टेस्ट से आया, बट इफरवेसेंस कार्बोक्सिलिक एसिड के बाहर निकलने से आया। सो Q विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे CH3 होना था, एसिटिक एसिड होना था, तो यहाँ पे हम लोग CH3 की बात कर रहे हैं। सो एसिटिक एसिड समझ में आ गया और दूसरा अमाइन समझ में आ गया कि P और Q कौन सा है। अभी भी आगे कुछ रिएक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। सो एक जगह दे रखा है Q वाले मॉलिक्यूल में, मतलब इस एसिटिक एसिड में हम लोग रेड फास्फोरस प्लस X2 का रिएक्शन करा रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दिस इज HVG रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। फिर से सेम चीज है, थोड़ा नेम रिएक्शन टाइप का है, जेलिंस्की रिएक्शन। फिर से वही है, नेम रिएक्शन टाइप का पार्ट है, आपको याद होना पड़ेगा रिएक्शन एट अल्फा कार्बन या हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन का केस है। सो यू तो बहुत इजी चीज है, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH का अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं सो अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजिनेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। मैकेनिज्म अगर किसी को सीखना है तो किसी लेक्चर में पढ़ा भी होगा, HVG रिएक्शन, वहां से भी सीख सकते हैं। सो एक H हटेगा और इस एक H के जगह पे हम लोग हेलोजन X अटैच कर सकते हैं, तो उसको X की फॉर्मेट में रहने देते हैं, ऑल्दो नॉर्मली X क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, नॉर्मली ध्यान रखना है। सो ये तो निकल के आ गया, जो U वाला पार्ट है ये हम लोग का क्या कंपाउंड निकलेगा। दूसरा हम लोग चलते हैं P के तरफ। सो बेसिकली जो P कंपाउंड है इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, 3 का कार्बन चेन प्लस NH2, इसका रिएक्शन है CH3Br एक्सेस के साथ, फिर AgOH एंड हीटिंग। दिस इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। थोड़ा लंबा स्टेप है इसको एक्सप्लेन करना, तो मैं स्टेप्स में नहीं घुस रहा, बट मैं सीधा नीचे रिएक्शन के प्रोडक्ट का डिस्कशन कर लेता हूँ। बेसिकली R के साथ या फिर C3H7 दे रखा, 3 का कार्बन चेन, इसके साथ NH2, इसका रिएक्शन अगर हम लोग CH3Br के साथ कराएंगे, सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में पहले एक CH3 पे जो Br उसको हटा के नाइट्रोजन अटैच होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा, फिर एक और नाइट्रोजन CH3 से अटैच होगा, फिर एक और H अटैच रिमूव होगा, फिर एक और CH3 इस पे अटैच होगा। सो अपने प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के ऊपर टोटल 3 कार्बन चेन अटैच हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग AgOH डालते हैं, इसका एक पर्पस होता है, ये पर्पस मैकेनिज्म में आपने सीखा होगा, नहीं तो नोट्स कॉपी में भी रेफर कर सकते हैं। फिर AgOH के साथ हम लोग जब हीटिंग करेंगे तो इसमें E2 एलिमिनेशन होगा, फिर से हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। ऑल्दो यहाँ केस इजी है, टोटल 4 अल्फा कार्बन है, बट इन तीनों अल्फा कार्बन में कोई बीटा कार्बन नहीं है, सो ये किसी काम का नहीं है, एक ही बीटा कार्बन है यहाँ पे। सो अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा, बीटा कार्बन से H हटाएंगे, सो प्रोडक्ट में हम लोगों को प्रोपीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो अपने स्ट्रक्चर में प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर R वाले पार्ट में, ऐसा कंसिडर कर लिया। फिर हम लोग Cl2 के साथ CCl4 लेके चल रहा है। सो Cl2 के साथ CCl4 ये आपको याद होना चाहिए, पहले ने सीक्वेंशियल रिएक्शन में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर इसका रिएक्शन X2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, X2 मस्ट बी Cl2 या फिर Br2, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते। सो बगल वाले कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे, विसनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सो जहाँ पे डबल बॉन्ड है इस जगह पे हम लोगों के बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप का अटैचमेंट होगा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। फिर हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कोहलिक NaNH2 रखा KOH नहीं, उसके साथ एक्सेस रिएक्शन करा रहा है। इस रिएक्शन को थोड़ा नीचे डिस्कस कर लेते हैं, ये वर्थ रिमेम्बरिंग है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन क्लोरीन दे रखा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक NaNH2 के साथ कराते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग नहीं भी दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एक क्लोरीन हटेगा, एक H हटेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा क्लोरीन हटेगा, दूसरा H हटेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सो पहले स्टेप में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा, बेसिकली टर्मिनल अल्काइन। लेकिन आपको शायद एक चीज याद होगा, sp कार्बन
is more electronegative than sp3 नाइट्रोजन। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो टर्मिनल अल्काइन है, इस टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन अगर हम लोग NH2- के साथ कराते हैं तो ये NH2- एसिड बेस रिएक्शन करके प्रोडक्ट में अल्काइनाइड आयन का फॉर्मेशन करता है। अल्काइन से H+ हटा दिया तो अल्काइनाइड आयन वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे प्रोपाइन है तो प्रोपाइनाइड आयन का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ NH3 बनेगा। सो sp3 नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है, sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। एक लेस स्टेबल अनायन मोर स्टेबल अनायन का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब रिएक्शन फीजिबल होगा, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। सो हम लोग का रिएक्शन फीजिबल है, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। सो टर्मिनल अल्काइन के साथ NH2- एसिड बेस रिएक्शन करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब H+ हटा के नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। सो हम लोग के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम लोग ऊपर सीधा ले के आ सकते हैं। अल्कोहलिक NH2 के साथ T का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस T विल बी C ट्रिपल बॉन्ड C-, क्योंकि हम लोग एक्सेस लेके चल रहे हैं और उस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ डाल देंगे, सॉरी Na+ डाल देंगे। सो हम लोग को एक पार्टिकुलर कंपाउंड मिल गया। अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि T+U का हम लोग कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। बेसिकली एक तरफ से U बना था, एक तरफ से T बना था, दोनों में प्लस है, मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा। सो ये कंपाउंड T है और ये कंपाउंड U है, इसमें रिएक्शन कराना है। सो रिएक्शन में इस कार्बन पे SN2 रिएक्शन हो सकता है आराम से। सो बेसिकली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके हैलोजन को हटाएगा। सो हम लोग रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को रेड फास्फोरस प्लस HI में, और इसको थोड़ा और बेटर वे में हम लोग लिख सकते थे। ये ज़्यादा अच्छा होता अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। बेटर होता है कि हम लोग इसको थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन देते। बेसिकली ऐसा कुछ होना चाहिए था कि यहाँ से हम लोगों ने V बनाया और वहाँ से V' का फॉर्मेशन किया। ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होता मॉलिक्यूल का। सो मॉलिक्यूल V में जो C ट्रिपल बॉन्ड C- है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके हैलोजन को हटाएंगे। सो एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, ये एक CH2 से अटैच हुआ जो कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच्ड है। दिस विल बी कंपाउंड V। और इसका जब रिएक्शन हम लोग रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ करेंगे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि हर तरह के कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा अल्केन में। जो ट्रिपल बॉन्ड है ये अल्केन में कन्वर्ट होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी अल्केन में कन्वर्ट होगा। टोटल 5 का कार्बन चेन है, ये पूरा का पूरा कार्बन चेन बेसिकली अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट V', ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो होपफुली इसमें आप लोगों को 2-3 नए इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, कुछ लोगों को तो एटलीस्ट मिले होंगे रेड फास्फोरस प्लस HI, एक ये इन्फॉर्मेशन, दूसरा ये अल्काइनाइड आयन बनाने का इन्फॉर्मेशन, तीसरा बीच में एक ये हॉफमैन एलिमिनेशन का केस था, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। HBG रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसको हम लोग हेल-वोलार-ज़ेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी इसमें रिकैप हो गया। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में 1 डिग्री अमाइन के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। पॉजिटिव एफरवेसेंस टेस्ट या बाइकार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से या बेसिकली H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। इन दोनों के ऊपर हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर। इसके ऊपर ऑक्साइम का रीअरेंजमेंट, बेसिकली ऑक्साइम में एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री और ऑक्साइम का रीअरेंजमेंट, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का केस था, ये भी हम लोग का डिस्कशन हुआ। ग्रिग्नार्ड एजेंट का प्रिपरेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। एक ये रिएक्शन यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, दिस इज हंस-डीकर रिएक्शन, ये भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद रखना चाहिए हम लोगों को। उसके अलावा ये फ्लोरीन वाले पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का, या सॉरी हॉफमैन प्रोडक्ट का B2S6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सब नए रिएजेंट्स है। इसके अलावा एक ऊपर भी हम लोगों ने केस, अच्छा सॉरी एक ये भी केस बाकी रह गया है, एक केस यहाँ पे बाकी रह गया है, Z का डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। सो बेसिकली जो कंपाउंड B था, दिस इज B, इसका रिएक्शन जिंक या मैग्नीशियम के साथ हम लोग हीटिंग करके कर रहे हैं। जिंक हो, मैग्नीशियम हो, सिल्वर के साथ हीटिंग हो, सब में डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा थ्रू E2 एलिमिनेशन। सो NaI एसीटोन बहुत स्पेसिफिक केस है, बट ये मेटल के केस बहुत ही जेनरिक है। सो डीहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब बगल वाले कार्बन से हेलोजन हटेंगे एंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो जो प्रोडक्ट हम लोग C में बना रहे थे वही सेम प्रोडक्ट हम लोग Y में भी बना रहे हैं बेसिकली। सो X, Y, Z ये तीनों चीजें मिल गई। सो NaI एसीटोन कब सब्स्टिट्यूशन करेगा,
कब एलिमिनेशन करेगा, बहुत ही प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग मिस कर देते हैं इसको। अगर एक हेलोजन होगा तो सब्स्टिट्यूशन, अगर दो हेलोजन होगा और बगल वाले कार्बन पे हो, मतलब विसिनल डाइहैलाइड हो, बगल वाले कार्बन पे हेलोजन हो, तब इस केस में E2 एलिमिनेशन होगा। अगर इसके आगे हेलोजन चला गया तो फिर से सब्स्टिट्यूशन ही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकता है। सो प्रोडक्ट का काउंटिंग एंड प्रोडक्ट का रिलेशन निकालना, ये भी चीज हम लोगों ने डिस्कशन में यूज किया है। फर्दर टॉपिक्स में हम लोग और भी कुछ रिएजेंट्स, नया नया जो भी चीजें बच गई है उन सब चीजों की ऊपर बात करेंगे। कुछ मैकेनिज्म ओरिएंटेड भी हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे, जैसे अभी नेम रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब बचा हुआ है, बट पहले हम लोग कुछ बेसिक रिएजेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग इन सब नेम रिएक्शंस को भी इन्वॉल्व करते चले जाएंगे। सो कल नए नेम रिएक्शन के साथ हम लोग आएंगे, रिएक्शन नंबर 5। नॉर्मली मैं एक चीज ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि सुबह का टाइमिंग हम लोग क्वेश्चन दे देंगे, मतलब दोपहर में कोई पर्टिकुलर शेड्यूल पे 12 बजे 1 बजे के अराउंड क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दूसरा, रात में 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे के अराउंड मैं सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा, जैसे मैं फ्री होता हूँ। तो सॉल्यूशन अपलोड होने में अगर बाई चांस लेट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग या फिर नेक्स्ट डे हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन 6 के साथ मिलेंगे।